नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं भूपेंद्र जी और जो एक मुद्दा हम डिस्कस करेंगे, जो अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही थी उसके बारे में हम बात करेंगे। जी भूपेंद्र जी। ईरान और अमेरिका की बातचीत में पाकिस्तान का मध्यस्थ होना विपक्ष भारत की हार बताता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसा है भूपेंद्र भाई, जो ईरान और अमेरिका की बातचीत थी, एक अल्प या बीच में आप कह सकते हो कि एक संघर्ष विराम इन्होंने लिया था 15 दिन के लिए, कि भाई इस दौरान ये बातचीत करेंगे, किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ताकि युद्ध पूर्णतया बंद हो सके। तो उसके रूप में जो बिचौलिया आया था वो पाकिस्तान आया था। हाँ जी। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारे प्रयासों से, ट्रंप ने भी उसको ट्वीट किया कि वहाँ ट्रूथ चलता है, ट्विटर तो नहीं है अमेरिका में। हाँ जी। तो उन्होंने अपने अकाउंट पे कहा कि भाई पाकिस्तान की मदद से जो है दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हुए। तो ये मुद्दा जो है, भारत में विपक्ष को लगता है कि वो किसी भी मुद्दे पे ऐसा कुछ आ जाए, चाहे वो कहीं से भी आए, उसमें कितनी सच्चाई है वो कोई पता नहीं है, पर विपक्ष को लगता है कि वो मोदी सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा मिल गया। बिल्कुल। तो उन्होंने इसी को एक मुद्दा बना लिया कि ये भारत की हार है, भारत विश्वगुरु बन रहा था, वो बातचीत नहीं करा पाया, पाकिस्तान बातचीत करा रहा है। जबकि इसकी एक सच्चाई थी, एक हार्ड फैक्ट ये था कि अमेरिका जो इस युद्ध में जो सोच के अमेरिका ने हमला किया था वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, और अमेरिका के लिए युद्ध से बाहर आना एक चुनौती बन गया था, क्योंकि ईरान की लीडरशिप तो ख़त्म होगी पर ईरान ख़त्म नहीं हो पाया। तो अमेरिका के लिए युद्ध को आगे चलाना बड़ा भारी हो रहा था। तो अमेरिका को एक पपेट चाहिए था जिसका सहारा लेके, जैसे दो भाइयों की लड़ाई है और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते दोनों थक जाएं, अब वो ना हार कोई मानना नहीं चाहता, तो फिर वो ये सोचते हैं कि कोई ना कोई आके ये कहते रुको रुको रुको। तो उनको एक ऐसा पपेट चाहिए था, और भारत जो है वो बातचीत तो करा सकता है, भारत की स्थिति वर्ल्ड के अंदर ऐसी है, पर वो किसी का पपेट नहीं हो सकता। 135 करोड़ का देश है, इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तो वो किसी का पपेट नहीं हो सकता कि कोई लिख के दे दे कि तू ये बोल दे मेरी तरफ से। तो एक्चुअल में ये बातचीत जो है, दोनों देश युद्ध से उबे हुए थे। ईरान तो ख़त्म ही हो चुका, उसके लिए तो जीने मरने का प्रश्न था, और अमेरिका की दिक्कत ये थी कि वो युद्ध को लंबा चला नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सैन्य ऑपरेशन, हवाई ऑपरेशन उसने कर लिए, अब ऑपरेशन बचता ज़मीनी ऑपरेशन, और ज़मीनी लड़ाई में अमेरिका अपने सैनिकों का रिस्क नहीं ले सकता। तो इसलिए उसको बाहर निकलने के लिए कोई बहाना चाहिए था, और बहाने के रूप में एक बिचौलिया जो दलाल है वो एक ही देश पूरे वर्ल्ड के अंदर है, वो पाकिस्तान है। अब विपक्ष को पता नहीं इतनी समझ कहाँ से आती है कि वो इन चीज़ों पे भी देश विरोधी बयान देता है। जी, आपको जैसे पता ही है कि अमेरिका ने ईरान के फाइटर जेट्स, एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। हाँ। नेवी को तबाह कर दिया था। लेकिन जो उनके ग्राउंड लेवल पे जो आर्मी थी, हाँ, उसको तबाह नहीं कर पाया। उसको तबाह नहीं कर पाया क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका को सैनिक उतारने पड़ेंगे। सैनिक उतारने पड़े, और सैनिक वो उतार नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका की सेना अच्छी नहीं थी। तो इसलिए वो सैन्य ज़मीनी अभियान से बचने के लिए एक उसको पपेट किया था, उसके लिए उसने पाकिस्तान को अप्रोच किया, और पाकिस्तान ने दोनों तरफ से अप्रोच करके अपना बीच में कुछ फाइनेंशियल फ़ायदे पाकिस्तान ने लिए हैं। बिल्कुल, ये सारी कहानी थी। और अमेरिका का हर रोज़ का जो खर्चा है युद्ध को चलाए रखने का, वो भी बढ़ता जा रहा था, और तो उसके लिए युद्ध से हाथ निकालना उसकी मजबूरी हो रही थी। इसलिए उसने इस तरह का एक ड्रामा रचा, और वो ड्रामा कामयाब भी नहीं होना था। अभी खबरें आई हैं कि इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है वो फेल हो चुकी है। इसको आप कैसे देखते हैं जी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये एक ड्रामा था। अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन से बचना चाह रहा है। हाँ जी। और ईरान के पास भी ना लीडरशिप बची है, ना सैन्य ताकत बची है। बिल्कुल जी। बस वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ जी। तो जब ये बातचीत की टेबल पर आए, तो जो शर्तें अमेरिका चाहता था, जिन शर्तों पे समझौता, उसका मतलब है कि ईरान अपने आप को गुलाम बना ले। क्योंकि अमेरिका की 3 जो मेन शर्तें थी, वो पहला था कि आप परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाओगे, और जितना आपने संवर्धित यूरेनियम बना रखा है वो सारा अमेरिका को दे दोगे। दूसरी उसकी जो मुख्य शर्त थी वो ये थी कि भाई आप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो भी
तेल का कारोबार वर्ल्ड के अंदर होगा, उस पे जो आप टैक्स लगाने की सोच रहे हो वो हमारे अंदर 50-50 बांटा जाए। अच्छा, अमेरिका ये चाह रहा था भाई 50 आप रखो 50 हमें दे दो। ठीक है। और तीसरी जो शर्त थी अमेरिका की वो ये थी कि भाई आप जो है एक तरह से अमेरिका के उपनिवेश बन जाओ। भाई देखने पे तो ये लगे कि ईरान स्वतंत्र देश है, पर ना वो अपने परमाणु कार्यक्रम अपनी मर्जी से कर सकता, ना वो स्टेट ऑफ हार्मूज पे टैक्स अपनी मर्जी से लगा सकता। भाई एक तरह से गुलामी अमेरिका चाहता था, तो ईरान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मंजूर नहीं किया। दूसरी तरफ से जो ईरान की शर्तें थी, ईरान ने मांगा कि भाई जितना आपने हमारा नुकसान किया है देश का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके लिए आप हमें 93 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा दो, जो अमेरिका के लिए संभव नहीं था। बिल्कुल जी। अमेरिका चाह रहा था भाई आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे टैक्स लगा लो और उससे अपनी रिकवरी करते रहो। बिल्कुल ठीक है, तो पहली शर्त तो यहाँ अड़ गई कि ये मुआवजा देने में असमर्थ हो गया, ये पूरा मुआवजा नहीं देना चाहता। दूसरा ईरान का था, ईरान ने कभी इस चीज़ को मानना ही नहीं है कि हम जो हमारा परमाणु कार्यक्रम है वो हथियारों के लिए है। ईरान हमेशा से कहता है हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं, तो वो इस चीज़ पे राजी नहीं था कि हम परमाणु कार्यक्रम को पूर्णतः बंद कर दें। और तीसरी जो मेन शर्त थी कि जो उन्होंने यूरेनियम को संवर्धित कर रखा है वो किसी भी कीमत पे अमेरिका को सरेंडर नहीं करना चाहते। तो तीनों की शर्तें, जो शर्तें ईरान की थी वो अमेरिका के लिए असंभव थी, जो अमेरिका की थी वो ईरान के लिए असंभव थी, तो बातचीत का विफल होना ही था। और तीसरा ये था कि ये जो बिचौलिया था इसकी वर्ल्ड लेवल पे कोई हैसियत नहीं है, ना ये ईरान को मना सकता ना ये अमेरिका को मना सकता है, क्योंकि छोटा सा देश और इसकी खस्ता हाल है। तो समझौता भूपेंद्र भाई वही सिरे चढ़ता है जिसमें जो बिचौला है, जो मध्यस्थ है, वो मजबूत हो दोनों से। वो उसको भी मना सके, उसको भी मना सके। तो ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान से बड़े देश हैं, दोनों ताकतवर हैं, तो उसकी मध्यस्थता में कोई समझौता हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। एक ताकतवर बंदा ही दो कमजोर बंदों का के समझौता करवा सकता। अब यहाँ क्या था कि जो बिचौलिया है वो सबसे कमजोर है, तो वो कैसे समझौता करा सकता है? दो चौधरी आदमी अगर लड़ाई करने तो एक दिहाड़िया उनका समझौता नहीं करा सकता। तो ये आपने अच्छी बात कही कि यहाँ चौधरीयों की लड़ाई में दिहाड़िया अपना समझौता कराने के लिए मेज बिठा के बैठा था, तो वो पॉसिबल ही नहीं। भारत का कूटनीतिक स्तर पे क्या राजनीति रखनी चाहिए? हाँ, अब मेन बात यह है कि देखो इनका समझौता विफल हो गया, उधर से इजराइल ने लेबनान पे हमले बंद ही नहीं किए, तो ये लड़ाई दोबारा छिड़ेगी। ये 5 दिन में छिड़ जाओ, 7 दिन में छिड़ जाओ, या एक बार बातचीत का ड्रामा हो के दोबारा से फिर आ जाए, तो ये लड़ाई अभी बंद नहीं होगी, ये 100% बात है। तो भारत के लिए इस स्थिति में क्या अच्छा रहेगा कि उसकी ऊर्जा ज़रूरतें भी पूरी हो, महंगाई भी कंट्रोल रहे और उसके अपने जो सामरिक हित है वो बचे। तो भारत के लिए तटस्थ रहना ही एकमात्र उपाय कि हमने रूस से भी माल लेना है, इजराइल और अमेरिका से हमारे रक्षा समझौते हैं, ईरान से हमारे व्यापारिक समझौते हैं, तो भारत किसी एक पक्ष में नहीं जा सकता, वो तटस्थ रह के ही सबसे अपनी डीलिंग कर सकता है। और वही एक कूटनीति है जिसमें भारत इस संकट की घड़ी में पूरी दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल का रेट पर बैरल के हिसाब से डेली बढ़ता रहता है, लेकिन जो भारत में आप डीजल पेट्रोल देख रहे हैं उनका जो रेट है वो मोदी सरकार ने उतना ही रखा है। हाँ, तो ये इसको आप इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि हमने ना तो ईरान से संबंध तोड़े, बिल्कुल, तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से हमारे कुछ जा पा रहे हैं, वो इसीलिए आ पा रहे हैं कि हम अमेरिका के पक्ष में नहीं खड़े हुए। दूसरा, हमने रूस से अपना तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो तभी हम कीमतों को स्थिर रख पा रहे हैं। तो एक ही रणनीति कामयाब है कि हम तटस्थ रह सकते हैं कि हमारे सबसे संबंध है, हमें सबका साथ चाहिए और हम किसी एक पक्ष में नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, इस पर आप अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।